बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेक्स्ट बुक का पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है एटम। 11th की केमिस्ट्री का पहला टॉपिक एटम। इससे हम बाकायदा आज आगाज़ करेंगे टेक्स्ट बुक से। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक था, जिसका पहले लेक्चर दिया गया है, आपने देखा भी होगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो इस लेक्चर में और आगे भी आपको काम आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम के बारे में इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसकी बेसिक देखते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि एटम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट पहले पेश किया गया। तो सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ एटम। अब एटम की हिस्ट्री में सबसे पहले जिसका नेम आ रहा है वो था ग्रीक फिलोसफर। इसने काम किया था एटम के बारे में। तो एटम के बारे में इसने हमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, इसने कहा कि जो मैटर होता है, मैटर किसको हम कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया। मैटर हम किसको कहते हैं, जो भी चीज़ जिसका मैस भी हो और वो जगह भी घेरती हो, उसका वॉल्यूम भी हो, मीन स्पेस भी ले, उसको हम कहते हैं मैटर। तो ग्रीक फिलोसफर ने क्या किया, उसने कहा कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है, तो ये कैसे बना हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। उसके बाद उसने कहा कि जब इसको हम डिवाइड करें मैटर को, कोई भी हमारे पास मैटर की एग्जांपल है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये किस में डिवाइड होगा, छोटे छोटे बेसिक यूनिट्स में, जिसको हम कहते हैं इंडिविजिबल। छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो कह रहा है कि इसमें छोटे छोटे सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा उसको इसने नेम दिया कि ये इंडिविजिबल है। अब इंडिविजिबल वर्ड हमें कहाँ से मिला, ये वर्ड, ये इंडिविजिबल को हम कहते हैं एटमॉस। एटमॉस ग्रीक का वर्ड है, इंडिविजिबल को एटमॉस, और एटम का वर्ड भी इसी से आया था, एटमॉस से। तो जो इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड वो कह रहा था कि नहीं किया जा सकता, उसको उसने नेम दिया एटमॉस का। और एटमॉस ग्रीक वर्ड है। एटमॉस वर्ड किसने दिया, डेमोक्रिटस ने। ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने ही एटमॉस का कॉन्सेप्ट दिया था। इसने कहा कि जो भी इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस। और एटमॉस किसका, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और ये दिया था डेमोक्रिटस ने। उसके बाद ये वाला जो वर्क था उसका, इसने सिर्फ थ्योरेटिकली हमें बताया था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ग्रीक फिलोसफर ने जो एटम के बारे में हमें हिस्ट्री बताई है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो ग्रीक फिलोसफर का इन शॉर्ट अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो उसने हमें क्या कहा था, मैटर को अगर हम डिवाइड करें तो वो सबसे छोटे बेसिक यूनिट में चला जाता है। वो सबसे जो बेसिक यूनिट छोटे पार्टिकल हैं जिनको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसको नेम दिया गया। नेम कौन सा दिया गया, इंडिविजिबल का। इंडिविजिबल कहते हैं, वर्ड कहाँ से आया इंडिविजिबल का, एटमॉस, जो कि ग्रीक वर्ड है, और ये दिया था डेमोक्रिटस ने। ये सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था क्वांटिटेटिव कंपोजिशन। देखी गई सब्सटेंसेस की, कि कोई भी सब्सटेंस है ये किससे मिलके बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो इस बारे में कॉन्सेप्ट 17th सेंचुरी में दिया था हमें। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, कि कुछ एलिमेंट्स जो कि आपस में कंबाइन होते हैं या दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाते हैं। मीन्स जो फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, तो वो आगे किस किस के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाएगा। मज़ीद अगर कार्बन के साथ मिल जाए तो वो मीथेन बना देगा। तो थोड़े से एलिमेंट से हम बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस बना सकते हैं।
ये 17वीं सेंचुरी में कॉन्सेप्ट पेश किया गया। उसके बारे में कहा गया, एलिमेंट्स के बारे में कहा गया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में अगर कंबाइन हो जाएं तो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कंपाउंड्स का आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, एलिमेंट्स अगर डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। इसकी एग्जांपल भी देख लें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एलिमेंट आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये कंपाउंड अगर इसको दोबारा डीकम्पोज करें तो वो दोबारा एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 17वीं सेंचुरी में जो कॉन्सेप्ट दिया गया क्वांटिटेटिव कंपोजिशन सब्सटेंसेस के बारे में कि एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड से दोबारा एलिमेंट्स में भी कन्वर्ट किए जाते हैं। उसके बाद जॉन डाल्टन 1808 में इसने कॉन्सेप्ट पेश किया। किसका कॉन्सेप्ट था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एटम के कॉन्सेप्ट को उसने आगे डिलीवर किया। उसकी बेस पे उसने क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसी चैप्टर में, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसी एग्जांपल से हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन है, एटॉमिक मास इसका 14 होता है, 2 एटम्स है 28। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, 6 एटम है टोटल, तो 6 ग्राम मास। अमोनिया का अगर इकट्ठा करें तो ये 34 ग्राम। अब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट दोनों का मास अगर आप देखें तो सेम है। यही इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो टोटल मास होता है वो क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का आपको पता है किसको कहते हैं? फिक्स को कहते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब रेशो। इसका मतलब है कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वाटर है, इसमें जो एटम्स की रेशो होगी वो फिक्स होगी। जैसा कि इसमें हाइड्रोजन का एलिमेंट और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है। हाइड्रोजन का 2 एटम का एटॉमिक मास कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अगर 2 पे इसको डिवाइड करें ये 1:8 बनेगा। तो जो भी कंपाउंड होगा उसमें एटम्स की जो रेशो होगी वो फिक्स होगी। ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी भी पेश की जॉन डाल्टन ने। उसने कहा कि जो भी मैटर होता है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बनता है। आपको पता है अगर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो तब उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और है। तो जब एलिमेंट यहाँ पे डिफरेंट हैं तो तब उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। मैटर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनता है। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट इसमें यूज़ हो रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। उसके बाद जैकब बेrzelius ने 1779 में इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया एटम के बारे में। इसने क्या फाइंड किया था? एटॉमिक मैसेस और एलिमेंट्स के सिंबल, इनको इसने डिस्कवर किया था। अब एटॉमिक मैस हम किसको कहते हैं? जो भी सिंबल आपने देखे होंगे, कोई भी एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखने की बजाय उसका हम सिंबल यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्सीजन, पूरा नेम लिखने की बजाय उसका हम सिंबल लिख देते हैं। इसके ऊपर जो लिखा होता है इनको हम कहते हैं एटॉमिक मैस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बारे में भी आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक मैसेस ये वाले और ये सिंबल ऑफ एलिमेंट ये दिए थे जे बेrzelius ने। उसके बाद मॉडर्न रिसर्च एटम के बारे में। तो एटम को पहले हमने अर्लियर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें कहा गया कि ये इनडिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न रिसर्च हमें क्या कह रही है कि एटम डिविजिबल है, इसको डिवाइड किया जा सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइप्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स एटम में मौजूद हैं। ये हमें मॉडर्न रिसर्च ने बताया कि एटम को मज़ीद पार्टिकल में डिवाइड किया गया, 100 से ज़्यादा इसमें पार्टिकल मौजूद हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल इनको ही हम क्यों कह रहे हैं? जहाँ भी आप एटम को डिस्कस करेंगे वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों के गिर्द ही मोस्टली इसकी एटम की प्रॉपर्टीज गर्दिश करती हैं, इस वजह से हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन एटम की देखते हैं कि एटम को कैसे डिफाइन किया गया। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एलिमेंट को हमने पहले लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस किया था, इसको डिफाइन भी किया था कि वो वाले प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम कहेंगे एटम, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे एटम को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक जो टाइप के होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली हम किसको कह रहे हैं? आज़ादाना तौर पे वो किसी के साथ मिलना पसंद नहीं करते, अलहदा रहना पसंद करते हैं। लेकिन इसकी भी कोई रीज़न होगी कि वो किसी के साथ क्यों नहीं मिलते, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल किस वजह से होते हैं? उनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, वैलेंस शेल उनका कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है? हमारे पास 2 रूल्स हैं, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल, इन दोनों रूल्स को आगे हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका लेते हैं। अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वो रखना क्यों पसंद करता है? स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए कि वो स्टेबल रहे। और ऑक्टेट का मतलब है अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज़ कर देगा, कम है तो दूसरे से हासिल करेगा। तो कोई भी एटम होता है वो क्या करता है? स्टेबल बनने के लिए अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। इसके लिए फिर वो क्या करता है? या इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या किसी से हासिल करता है या फिर किसी के साथ शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन अगर हासिल कर लेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी, जो कि स्टेबल होती हैं और इनर्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गोन। तो इनका शेल अगर आप देखें, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यही इसका फर्स्ट शेल भी है और वैलेंस शेल भी इसका यही होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो ये स्टेबल है। नियॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी स्टेबल है। लेकिन बाकी जितने भी एटम्स हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये स्टेबल नहीं होते। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए फिर क्या करते हैं? या इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर किसी से हासिल करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखें, अच्छी तरह आप इसको समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल बनने के लिए। लिथियम के पास आखिरी शेल इसका सेकंड शेल है ये वाला, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दो फर्स्ट शेल इसका कंप्लीट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये क्या करेगा? स्टेबल बन जाएगा। बेरिलियम को देखें, 2 इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में, तो ये भी किसी के साथ अगर बॉन्ड बना ले तो ये भी क्या कर सकता है? स्टेबल बन सकता है। बोरॉन को देखें, कार्बन को देखें, नाइट्रोजन को देखें। अगर आप आए यहाँ पे नियॉन,
इसके आखिरी शेल में ये इलेक्ट्रॉन देखें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये स्टेबल है, इसको ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, ना किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। हीलियम को देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये भी नोबल गैस है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। आर्गोन को देखें, इसका भी आखिरी शेल कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। बाकी ये सभी एटम को आप देख सकते हैं, किसी का भी आखिरी शेल कंप्लीट नहीं है। तो ये फिर कंप्लीट करने के लिए 3 तरह से या फिर इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं या फिर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। इसके बारे में बुक में जो भी एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।